नमस्कार, मैं दीपाली, आप देख रहे हैं एमएच1 न्यूज। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश में। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। तो आपको जानकारी दे दें कि होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका का बड़ा हमला। होर्मुज के पास 10 सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया गया है। बड़ी और अहम खबर सामने आ रही है। अमेरिकी नौसेना, वायुसेना ने हमला किया है। तो होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका का हमला, और इस बीच ईरान की तरफ से भी बयान सामने आ चुका है। ईरान का साफ तौर पर कहना है कि ये सीज फायर का उल्लंघन है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो होर्मुज में ईरानी ठिकानों पर अमेरिका का हमला, 10 सैन्य ठिकानों पर ये हमले किए गए हैं। सीज फायर के बावजूद भी अमेरिका की तरफ से हमले लगातार किए जा रहे हैं, जिसके चलते ईरान की तरफ से भी अब बयान सामने आने लगे हैं। ईरान का कहना है कि सीज फायर के बावजूद ये हमला किया है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। लेकिन अब देखना होगा कि ईरान किस तरीके से जवाब देता है। तो फिलहाल के लिए अपडेट, अमेरिकी नौसेना, वायुसेना ने हमला किया है। ईरान के ठिकानों पर अमेरिका की तरफ से यह हमला किया गया। तो होर्मुज के पास 10 सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया है। तो स्थिति इस समय पूरी तरीके से तनावपूर्ण बनी हुई है। हालांकि सीज फायर भी है, लेकिन इसका उल्लंघन लगातार अमेरिका करता हुआ नजर आ रहा है। ये दूसरा बड़ा हमला बताया जा रहा है अमेरिका की तरफ से, जिसके चलते ईरान ने भी अब कहा है कि इसका जवाब जरूर दिया जाएगा। तो ईरानी सेना की तरफ से बयान सामने आ चुका है। युद्ध विराम का उल्लंघन स्वीकार नहीं किया जाएगा। IRGC की तरफ से कहा गया। अमेरिकी हमले के बाद ईरानी सेना का ये बयान सामने आ चुका है। लेकिन अब देखना होगा कि किस तरीके से ईरानी सेना की तरफ से अब जवाब दिया जाएगा। ईरान ने भी अमेरिका पर जवाबी हमला किया है। तो ये एक और अपडेट सामने आ चुका है। अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर हमला किया गया, यानी कि एक तरफ अमेरिका अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहा, तो वहीं ईरान ने भी अब जवाब दिया है। और साथ ही साथ आपको जानकारी दे दें कि अमेरिका के सैन्य ठिकानों पर यह हमला किया ईरान की तरफ से, ये बयान सामने आ चुका है। तो ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे थे। देखिए, सोशल मीडिया पर पोस्ट कर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये जानकारी भी साझा की गई है। और लगातार अमेरिकी सेनाओं की तरफ से यही कहा जा रहा है कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद ये सैन्य कार्रवाई की गई है। ये दूसरा बड़ा हमला अमेरिका की तरफ से किया गया। लेकिन अब सीज फायर समझौते के बीच अमेरिका का ईरान पर यह बड़ा हमला है। वहीं ईरान ने भी जवाब दे दिया है। ईरान ने हमला किया, जवाबी कार्रवाई यहां पर की गई है। देखिए, स्थिति जो है अब तनावपूर्ण हो चली है, क्योंकि जिस तरीके से सीज फायर के बावजूद भी दोनों तरफा से हमले का दौर लगातार जारी है, तो कहीं ना कहीं एक सवाल ये खड़ा होता है, क्या ये युद्ध अब बड़े वॉर में तब्दील हो सकता है? क्या स्थिति और ज्यादा गंभीर हो सकती है? और इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए हैं। जल्दी से आपका इंट्रोडक्शन कराते हैं। ग्रुप कैडर रिटायर्ड यूके देवनाथ जी हमारे साथ जुड़ गए हैं रक्षा विशेषज्ञ के तौर पर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका MH1 न्यूज पर। वहीं प्रोफेसर मनोज कुमार जी, विदेश मामलों की जानकार, हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है MH1 न्यूज पर। तो सबसे पहले यूके देवनाथ जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। इस चर्चा की शुरुआत में यहां से करना चाहूंगी। सर, देखिए, यहाँ पे सीज फायर लगा है, लेकिन सीज फायर की सर अभी तक कोई वैल्यू नहीं रह गई है। लगातार अमेरिका की तरफ से हमले किए जा रहे हैं। हालांकि ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की है। तो इस पूरे सिनेरियो को आप कैसे देखते हैं? जी हाँ, अगर हम एक पूरा ओवरऑल बर्ड्स आई व्यू पिक्चर देखें तो अभी भी पश्चिम एशिया में शांति कायम है। अमेरिका जो है छुटपुट हमले कर रहा है ईरान के तटीय क्षेत्रों में, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के पास। वो छोटे छोटे हमले कर रहा है। ईरान के जो ड्रोन स्टोरेज भंडारण है, मिसाइल लॉन्च साइट है, बस। यानी अमेरिका जैसे पहले 40 दिन की युद्ध के दौरान हमले कर रहा था, बड़े बड़े एक एक हमले में 100 जहाज, और टारगेट कहाँ होते थे? तेहरान के आसपास, IRGC की छावनियां। उस तरह के हमले अमेरिका नहीं कर रहा है। दूसरी अच्छी बात यह है कि ईरान भी जो बदले की कार्रवाई यहाँ कर रहा है, बहुत छोटे छोटे हमले कर रहा है खाड़ी देशों में जो अमेरिकन बेसेस हैं उसके ऊपर। यानी ईरान जो है कोई बड़ा हमला नहीं कर रहा है इजराइल की तरफ।
तो अभी मामला टेंशन में है लेकिन अंडर कंट्रोल है। बैकग्राउंड में अमेरिका के साथ बातचीत का माहौल अभी भी बना हुआ है। अमेरिका ने ईरान को परमिशन दी है अगस्त महीने तक कि वो अपना कच्चा तेल और गैस का एक्सपोर्ट कर सकता है। उस परमिशन को अभी तक अमेरिका ने कैंसिल नहीं किया। और इसी तरह से ईरान ने भी कहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खुला हुआ है। सिर्फ ये है कि ईरान कह रहा है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से कोई भी जहाज अगर गुजरता है तो वो एक नोटिस दे कि वो जहाज किस देश का है, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है, किस देश में शिप रजिस्टर्ड है, किस देश का झंडा है, और जाए। सिर्फ तभी टेंशन हो रही है जब अमेरिकन नेवी चुपचाप कुछ कमर्शियल शिप्स को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से चोरी छिपे रात के अंधेरे में निकालने की कोशिश करती है। तब ईरान ने अपने पहले से ही दिए गए बयान के अनुसार, ईरान ने पहले से ही कहा है कि अगर कोई शिप ईरान से परमिशन लेके जा रहा है तो हमला नहीं करेंगे, लेकिन अगर कोई शिप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने की कोशिश कर रहा है चोरी छिपे बिना परमिशन के, तो ईरान उस पर एक छोटा सा हमला करता है। पूरे शिप को नहीं डुबाता है, एक छोटा सा ड्रोन हमला करता है ताकि शिप को वार्निंग मिल जाए कि आप आगे ना बढ़े। जी जी। प्रोफेसर मनोज कुमार जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि यूके देवनाथ जी ने भी साफ तौर पर बताया कि ईरान की तरफ से एक छोटा सा हमला किया गया है, एक वार्निंग साइन कह सकते हैं यहाँ पर दिया गया है। लेकिन सर, अगर प्रोटोकॉल पर नजर डाली जाए तो प्रोटोकॉल्स क्या कहते हैं सीज फायर के? देखिए दीपाली जी, ये एक बहुत ही अभी जो घटना जिस तरीके से निकल के आई है, ये कहीं ना कहीं एक तरीके से वेस्ट एशिया में जो एक जो 17 जून 2026 को जो एमओयू हुआ अमेरिका और विशेष करके ईरान के बीच में, उसके ऊपर एक बहुत बड़ा आप समझ सकते हैं कि क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि अगर पिछले 4 महीने का अगर हम संघर्ष देख लें तो इस संघर्ष में एट द एंड ऑफ डे जाके जिस तरीके से जो 14 सूत्र को ईरान और अमेरिका ने जिस पे सहमति जताई, वो कहीं ना कहीं टूटते हुए दिख रहा है। और देखिए, ये आने वाला जो 50 दिन है वेस्ट एशिया के लिए, और सिर्फ वेस्ट एशिया ही नहीं बल्कि पूरे विश्व के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्योंकि हम सब देख रहे हैं कि पिछले 4 महीनों में जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था और विशेष करके एनर्जी सेक्टर्स को लेके जिस तरीके से सारे देश जूझ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं फिर से वहां पे स्थिति उत्पन्न हो सकती है। क्योंकि हमें एक चीज समझना होगा दीपाली जी की उस बेल्ट में ईरान ने जो एक तरीके से जो आप समझ सकती हैं कि एक नया वेपन जो तैयार किया है, वो वेपन का वो हमेशा से यूज करेगा। और उसने एक तरीके से उस लिटमस टेस्ट में सफलता प्राप्त कर ली है, चाहे वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज हो, और दूसरा जिस तरीके से उसने ड्रोन, अभी जैसे देवनाथ जी जो बता रहे थे कि अमेरिका उसके जो ड्रोन जहां उसके जो बनते हैं उस पर छुटपुट अटैक कर रहा है, तो उसके पीछे की एक रणनीति है। क्योंकि आप देख सकती हैं कि इस युद्ध में अमेरिका का जिस तरीके से बेस पे नुकसान पहुंचाया ईरान ने, मुझे लगता है कि अगर आप इसको अगर इकोनॉमिक मैटर में देख लिए तो वो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए बहुत महंगा युद्ध साबित हो चुका है। और जैसा कि हम सब जानते हैं कि गल्फ के जो जितने देश हैं उसकी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी अमेरिका उठाया था। और शायद यही कारण था कि वहाँ पे का जो व्यापार था, जिस तरीके से हम देखते हैं कि पेट्रो डॉलर पे के सारे देश उस चीज को यूज करते हैं, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से नया टर्निंग पॉइंट लेगा। और अभी जिस तरीके से अमेरिका अपने डोमेस्टिक लेवल पे फंसा हुआ है, वो चाहेगा नहीं कि किसी भी तरीके से युद्ध यहाँ पे हो। लेकिन जिस तरीके से ईरान डे बाय डे अपनी स्थिति को मजबूत करते जा रहा है, जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना जो एक वर्चस्व है उसको स्थापित करने का जो प्रयास कर रहा है, क्योंकि देखिए अभी भी वहां पे स्थिति सामान्य तो दिख रही है, लेकिन वहां पे दोनों देश के सैनिक वहां पे टिके हुए हैं, उसके नौसैनिक वहां पे हैं अमेरिका के। और शायद यही कारण है कि ओमान भी आप देख सकती हैं जिस तरीके से, चूंकि अमेरिका का बेस है वहां पे, और इसीलिए शायद ईरान ने अटैक किया। तो मुझे जो दिख रहा है उस स्थिति में ये ऑब्वियस है कि कोई दोनों देश युद्ध तो करना नहीं चाहते हैं। और ईरान इस चीज को भली भांति जानता है कि हम मिलिट्री वार में सक्सेस नहीं हो सकते, इसीलिए वो अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट को ध्यान में रखते हुए जिस तरीके से उस एरिया में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के नाम पे एक तरीके से बीच बीच में जो एक अपना एक मैसेज जो पूरे वर्ल्ड को देने का जो प्रयास कर रहा है, वो कहीं ना कहीं खतरे की घंटी है। और तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, जिस तरीके से लेबनान पे इजराइल अटैक किए जा रहा है, और लेबनान ने बिल्कुल क्लियरली उसका स्टेटमेंट आ चुका है कि जब तक साउथ लेबनान से इजराइल के सैनिक वहां से
नहीं हटते हैं तब तक हम कोई दुबराम या अमेरिका के द्वारा जो भी समझौता जो दिया गया उसको मानने को तैयार नहीं होगा। तो इस स्थिति में आप देख सकती हैं कि वहां पे भी स्थिति सामान्य तो दिख रही है, लेकिन ग्राउंड पे वो स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, और ये कभी भी वहां पे इस तरीके का स्पार्किंग हो सकता है और युद्ध शुरू हो सकता है। जी दीपाली जी। जी ठीक है सर, मैं आपके पास वापस लौटूंगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। इस पूरे सिनेरियो के बीच आपको लगता है कि अब यूनाइटेड नेशंस को इंटरफेयर करना चाहिए? डेफिनेटली इसमें कोई शक नहीं है कि यूनाइटेड नेशन का ही अहम रोल होना चाहिए। दुनिया में जब भी कभी दो देशों के बीच में तनाव होता है या झड़प होती है या युद्ध होता है, तो उसमें एकमात्र जो मान्य व्यवस्था है वो है यूनाइटेड नेशन का। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अमेरिका में पिछले कुछ सालों से, खासतौर से जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं, यूनाइटेड नेशंस की जो प्राधान्यता है, यानी यूनाइटेड नेशन की जो वैल्यू है, वो अमेरिका ने जानबूझकर डाउनग्रेड की है। यूनाइटेड नेशन में आजकल दिक्कत ये आ रही है कि वहां पर जो भी प्रस्ताव डिस्कस होते हैं, वो प्रस्ताव डिस्कस के बाद उनकी अगर भावना चली जाती है अमेरिका के विरुद्ध या इजराइल के विरुद्ध, तो फिर अमेरिका तुरंत उस प्रस्ताव को वीटो कर देता है। तो ऐसी हालत में कुछ भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो अभी जैसे अमेरिका और ईरान का युद्ध हो रहा है, तो यूनाइटेड नेशन क्या चाहेगा कि वन, इजराइल हमले बंद करे, दूसरा हिजबुल्लाह भी हमले बंद करे, तीसरा अमेरिका हमले बंद करे। ईरान हमेशा कहेगा यूनाइटेड नेशन में कि हम हमले बंद कर देते हैं या हिजबुल्लाह भी हमला नहीं करेगा। लेकिन जैसे यूनाइटेड नेशन कहता है कि अमेरिका या इजराइल हमले बंद करे, तो अमेरिका इस प्रस्ताव को वीटो कर देता है। ये एक बहुत बड़ी प्रैक्टिकल समस्या आ रही है। इससे यूनाइटेड नेशन का जो अस्तित्व है वही खतरे में पड़ गया है। दुनिया में तो कई राजनीतिज्ञ, कूटनीतिज्ञ ये भी कह रहे हैं कि यूएन, यूनाइटेड नेशन का अब कोई रोल नहीं रहा। अमेरिका खुद ही हर युद्ध में, चाहे यूक्रेन रशिया का युद्ध हो, चाहे हमास इजराइल का युद्ध हो, या अभी अमेरिका और ईरान का युद्ध हो, अमेरिका खुद ही अपने को यूनाइटेड नेशन वाला रोल दे रहा है। यानी मध्यस्थता कौन करेगा इन सब जगह पर? अमेरिका। बातचीत को दिशा कौन देगा? अमेरिका। प्रस्ताव पास करके फाइनल जो रिकमेंडेशंस और हैं कि लाइन ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, कौन डिसाइड करेगा? अमेरिका। तो अमेरिका खुद ही यूनाइटेड नेशन को अलग थलग पृष्ठभूमि में धकेल रहा है। जी ठीक है मनोज कुमार जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूंगी। जैसे कि यूके देवनाथ जी ने बताया कि किस तरीके से अमेरिका कहीं ना कहीं यहाँ पर कंट्रोल करता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम इस पूरे सिनेरियो को समझे, जैसे कि यूके देवनाथ जी बता रहे हैं कि यूनाइटेड नेशंस का जो रोल है पूरी तरीके से खत्म होता नजर आ रहा है, तो सर क्या आपको लगता है कि इन एक्चुअल जो स्थिति है समय यूनाइटेड नेशंस की, वो आने वाले समय में और भी ज्यादा खराब हो सकती है? क्योंकि अगर ये वॉर बहुत ज्यादा गंभीर स्थिति में चला जाता है तो यूनाइटेड नेशंस के हाथ से हर चीज फिसलती हुई नजर आएगी। सर देखिए, बिल्कुल एक चीज को हम सब पिछले जब से इस तरीके के जितने भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन बने, और उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को बनाने में अमेरिका की बहुत बड़ी भूमिका रही। और लेकिन आप अगर दूसरे तरीके से देखिए कि जहां जहां पे खास करके जो 5 देश की जो इंटरेस्ट है और जिनके पास वीटो पावर है, और उसमें अमेरिका भी शामिल है, जब जब उनकी अपनी बात आती है तो वहां पे हमेशा से एक तरीके से आप समझ सकते हैं कि उन लोगों ने अपने फायदे के लिए उसका एक तरीके से मिसयूज किया। तो आप अभी जो इस बदलते वैश्विक संरचना में जिस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के ऊपर विश्व के जो जितने लगभग 200 देश हैं, उन लगभग उसके मेंबर 194 से ज्यादा देश मेंबर हैं, आप समझ सकते हैं कि सब में कहीं न कहीं एक अविश्वास का भावना उत्पन्न हुआ है। और आप देख सकती हैं, चाहे रशिया यूक्रेन क्राइसिस हो या अभी जिस तरीके से ईरान अमेरिका जो वार हो, और इसके पहले भी बहुत ऐसी घटनाएं घटी हैं जहां पे इस तरीके के जितने भी ऑर्गेनाइजेशन हो, कहीं न कहीं जो खास करके जो विकसित जो देश हैं जिनका स्टेक इसमें सबसे ज्यादा है, उनके फेवर में जाते हुए दिखता है। तो इसका एक जो रेलेवेंस है, जो एक वैश्विक राजनीति में जिस तरीके से पूरे देश इस रूल रेगुलेशन से चलाने की जो बात करता है, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से डिरेल हो चुका है।
और अब रही बात अभी जिस तरीके से इस घटना को लेकर, वेस्ट एशिया क्राइसिस को लेके अगर यूनाइटेड नेशन में बात उठाने की बात हो रही, तो अगर आप देख सकते हैं कि जो 14 जो सूत्र अमेरिका और विशेष करके ईरान ने जो रखे हैं, उसमें इन सारी चीजों को रखा गया है कि इसको हम अंतर्राष्ट्रीय फोरम यूनाइटेड नेशन में इसको लेके जाएंगे। लेकिन क्या आपको लगता है कि अमेरिका वहां पे जिस तरीके से ये जो संधि हुई है, अगर उसका हम एक एक पॉइंट्स को अगर हम डिस्कस करें, तो उस 14 पॉइंट्स में 13 पॉइंट जो है वो ईरान के फेवर में जाते हुए दिख रहा है। और इसका आप पूरे जो विश्व के जितने भी एकेडमिया हो या डिफेंस एक्सपर्ट हो, इवन अमेरिका का जो पेंटागन है या प्लस वहाँ के जो उसके सिटीजन्स हैं, और इवन इजराइल जो कि एक बेसिक एक बहुत ही मेजर स्टेक होल्डर होने के बावजूद जब इन सब सारे चीजों का आकलन कर रहा है, तो उसमें कहीं ना कहीं दिख रहा है कि अमेरिका बैक ट्रैक पे है। और अमेरिका जिस तरीके से एक तरीके से ईरान के सामने, आप देखिए एक चीज तो प्रूव हो गया है दीपाली जी कि युद्ध से समाधान होना मुश्किल है। युद्ध से कोई चाहे कि हम वर्चस्व स्थापित कर सकते हो तो इट इज नॉट पॉसिबल। अगर ऐसा होता तो आप समझ सकती हैं कि पिछले 4 साल से ज्यादा युद्ध रसिया और यूक्रेन का चल रहा है, लेकिन अभी भी कहीं कहीं न किसी की जीत हो रही है न किसी की हार हो रही है, युद्ध चलते आ रहा है। उसी प्रकार से आप देख सकते हैं कि जिस तरीके से 40 दिन के युद्ध में अमेरिका और ईरान और इजराइल ने जिस तरीके से जिस फुटेज पे जाके इन लोगों ने फाइट किया, अंतरिम लेवल पे अगर हम देखते हैं तो आज जाके बातचीत के आगे आके झुकना पड़ रहा है। तो मुझे लगता है कि अब युद्ध ही सलूशन नहीं है, इसके लिए बहुत सारे एस्पेक्ट्स जुड़ चुके हैं, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले समय में इन सब सारे चीजों को यूज करना पड़ेगा कि कौन मीडिएट कर रहा है, किसका रिलेवेंस क्या है, किसके ऊपर ट्रस्ट बिल्डिंग है, किसके इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन है, कौन से देश एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ी हुई है, वहाँ के सिटीजन्स का थॉट प्रोसेस क्या है, नेशनलिज्म का क्या कंसेप्ट है, सॉवरेनिटी को किस तरीके से हर देश अपने आप को एग्जिस्ट करना चाहता है। तो मुझे लगता है कि एक बहुत ही एक नया इस क्राइसिस ने पूरे वर्ल्ड को एक मैसेज दिया है। और मुझे लगता है कि जिस तरीके से ये घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, जिस तरीके से पूरे वर्ल्ड मीडिया में जो एक अमेरिका का हेजेमोनियल जो डिफीट जो दिख रहा है, वो कहीं ना कहीं हो सकता है कि फिर इसको भड़का सकता है। और ऑब्वियस है कि नेतन्याहू जो है कि उनकी अपनी सर्वाइवल की लड़ाई है और वो कभी भी साउथ लेबनान से वहां से जा नहीं सकते हैं। जबकि ईरान की एक बहुत बड़ी विक्ट्री है कि उसने इस पूरे शांति वार्ता में जिस तरीके से हिजबुल्लाह को और लेबनान को इस शांति वार्ता में शामिल किया और अमेरिका के ऊपर बाध्य किया कि उन्हें इन सब सारी चीजों को रोकना होगा और बातचीत करना होगा। तो ये दिखता है कि एक तरीके से अमेरिका सरेंडर किया है और शायद यही कारण है कि उस एरिया में बीच बीच में इस तरीके की जो छिटपुट घटनाएं घट रही हैं, वो दोनों देश अपना वर्चस्व स्थापित करना चाहते हैं। और ईरान ने इस चीज को मान लिया है कि हमें स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे अपना बढ़त बना के रखना है। वो पूरे वर्ल्ड को मैसेज देना चाहता है कि हमारे बिना यहाँ से जो पूरे विश्व का लगभग 20 से 25% एनर्जी और विशेष जो फूड जो रिसोर्सेज है वो जाता है, उस पर कंट्रोल हमारा रहेगा। और शायद इसीलिए इस तरह की घटनाएं हमें देखने को मिल रही है। और इसमें जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है अगर इसमें पहल करती है, अगर आती हैं, तो मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी कदम होगा। लेकिन हम जैसा कि जो इतिहास रहा है खास करके इन अंतर्राष्ट्रीय ऑर्गेनाइजेशन का, अगर आप अभी हम यूएनओ की बात कर रहे हैं, आप कोविड के समय वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का भी अप्रोच देख सकते हैं कि किस तरीके से चाइना को सेव करने के लिए वहाँ पे जो एक फेवरेटिज्म जो दिखाया WHO ने, तो इसे इवन WTO को भी देख सकते हैं। आप देखिए कि वर्ल्ड के जितने ऑर्गेनाइजेशन है जो बनाए गए हैं सारे ऑटोनोमस हैं, लेकिन ये हमेशा ये अमेरिका के इंटरेस्ट को फुलफिल करने का काम करते हैं। और शायद यही कारण है कि इनकी भी कहीं ना कहीं जो विश्वसनीयता थी पूरे वैश्विक राजनीति में वो कम होते हुए दिख रही है। जी दीपाली जी। ठीक है मनोज जी, मैं आपके पास यहाँ पर वापस लौटूंगी। यूके देवनाथ जी, मैं आपके पास सर आना चाहूंगी। सर, अमेरिका ने चेतावनी दी है कि अगर ईरान उनकी बात नहीं मानता है तो जो अस्तित्व है पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा ईरान का। क्या ये इतना आसान है? आपको क्या लगता है सर? हाँ, अमेरिका से जो इस तरह के बयान आते हैं वो माहौल को और ज्यादा बिगाड़ रहे हैं। देखिए, दोनों पक्ष के बीच में जब बातचीत हो रही है तो ईरान ने बार बार कहा है कि अमेरिका ऐसा ना करे कि एक तरफ धमकी दे और दूसरी तरफ बातचीत करे। यानी एक तरफ तो उन्होंने ईरान की कनपटी पे हमेशा बंदूक रखी हुई है और फिर कहते हैं चलो बातचीत करें। अमेरिका से जितने बार इस तरह से भड़काऊ बयान आते हैं, हर बार फिर ईरान का जो दृढ़ निश्चय है वो और ज्यादा दृढ़ हो जाता है कि अब अमेरिका से बातचीत कठोरता से करनी है या करनी ही नहीं। पहले भी कई बार ऐसा हुआ कि जब अमेरिका से इस तरह से भड़काऊ बयान आए तो ईरान का जो डेलीगेशन था वो बातचीत करने के जो वेन्यू है वहां से वॉकआउट कर गया। तो अमेरिका में अब बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो जरा परिपक्वता दिखाएं और कम से कम ये 60 दिन की जो बातचीत चल रही है
इसके दौरान ना डोनाल्ड ट्रंप, ना मार्को रूबियो, ना पीट हेगसेट या कोई भी दूसरा अमेरिकन व्यक्ति इस तरह के बयान ना दे जिससे कि ईरान को अपनी इज्जत पर बट्टा लगने वाली। अब अमेरिका जब कहते हैं कि हम ईरान को खत्म कर देंगे, पाषाण युग में भेज देंगे, ये मिलिट्री तौर से संभव नहीं है। 40 दिन का युद्ध हुआ। अमेरिका और इजराइल ने तो ऑफिशियल बयान दिया है कि उन्होंने 40 दिन के युद्ध में 32,000 बॉम्ब गिराए। 32,000 बॉम्ब, मैं आप दर्शकों को बताना चाहता हूँ, बहुत बड़ी तादाद होती है। अंदाजे के लिए बताता हूँ कि भारत और पाकिस्तान का 1965 का जंग जो है वो करीबन 21 दिन चला समझिए 1965 में, और 21 दिन में भारत ने पाकिस्तान पर करीबन 8,000 बॉम्ब गिराए। और इसी तरह से 1971 का युद्ध भारत और पाकिस्तान के बीच में करीबन 16 दिन चला, और 1971 के युद्ध में जो 16 दिन चला, भारत ने पाकिस्तान पर करीबन 11,000 बॉम्ब गिराए। तो ये दर्शाता है कि कितनी भयंकर बमबारी, 32,000 बॉम्ब अगर इजराइल ने और अमेरिका ने ईरान पर गिराया तो हुई है। तो इससे ज्यादा अब क्या कर सकता है अमेरिका? चलो 4 दिन और बॉम्बिंग कर लेगा, 4,000 और बॉम्ब गिरा लेगा। तो ईरान कहता है ठीक है, की फर्क पैंदा है मैनू की। तो ईरान 1,000, 2,000, 3,000, 4,000 बॉम्ब अगर और गिरेंगे, उससे वो घुटनों पर नहीं आएगा, वरन उसका एक हिंदी में शब्द है ना, ढीठ बन जाना जी। ईरान और ज्यादा निश्चित कर लेगा कि वो अमेरिका की बात नहीं सुनेगा, सिर्फ अपनी बात मनवा के रहेगा। जी। लेकिन सर, आपको लगता है कि अमेरिका ईरान की पूरी बात मान लेगा? क्योंकि अभी तक तो ऐसी कोई सिचुएशन देखने को नहीं मिली है, क्योंकि अगर जब दोनों तरफा से प्रस्ताव भी रखे गए तो उसमें एक चीज हमने देखी, ईरान ने अपनी बात रखी, अमेरिका ने अपनी बात रखी, लेकिन दोनों अपनी बात पर अड़े रहे। हाँ, ईरान जो है अपनी बात जो है उस पर अड़ा हुआ है, कोई शब्द और कोई मुझे अभी मिल नहीं रहा है। लेकिन फिलहाल ईरान ने कहा कि उसका एकमात्र शर्त यह है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका कोई ब्लॉकेड ना करे, और ईरान के जो जहाज कच्चा तेल और गैस लेके दुनिया के दूसरे देशों में जा रहे हैं उनको जाने दे। ऐसा कुछ फिलहाल चलते रहना चाहिए, कम से कम अगस्त तक, जब तक बातचीत जारी है। और इसी तरह से अमेरिका जो दबाव डाल रहा है ईरान के ऊपर कि ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, यही मेन मुद्दा है, और कोई बाकी सारे मुद्दे छोटे मोटे मुद्दे हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह से अमेरिका ईरान के ऊपर दबाव डाल रहा है कि ईरान भविष्य में न्यूक्लियर बॉम्ब ना बनाए, तो उसके लिए ईरान राजी है। ईरान ने तो पहले भी कहा कि ना उसने बम बनाने की कोशिश की, ना वो बॉम्ब बना रहा है, ना भविष्य में बनाएगा। लेकिन इसको वेरीफाई कौन करेगा? वेरीफाई क्या अमेरिका के साइंटिस्ट जाके कर सकते हैं? नहीं, ईरान अलाउ नहीं करेगा। ईरान न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बना रहा, ये क्या इजराइल के इंजीनियर्स वहां पर जाकर वेरीफाई करेंगे? नहीं, ईरान अलाउ नहीं करेगा। तो ईरान एक ही तरीका है कि अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एजेंसी है आईएईए, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, जो कि यूनाइटेड नेशन के नीचे काम करता है, उसी का एक अंश है। तो आईएईए जो है वो इंडिपेंडेंट एजेंसी है, जाए चेक करे, और ईरान उसके लिए राजी है। ईरान कह रहा है कल ही भेज दो आईएईए के साइंटिस्ट और इंजीनियर्स के लिए को ईरान में। जी। हाँ, ईरान की एक छोटी शर्त हमेशा रहती है कि उस आईएईए की टीम में कोई भी अमेरिकन या इजरायली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ईरान को शक है, जो कि शायद सच भी है, कि आईएईए की टीम में अगर अमेरिकन या इजरायली होते हैं, वो जब वापस चले जाते हैं तो जाके सीआईए और मोसाद उनका डिब्रीफ करती है और पता कर लेती है कि ईरान में साइंटिस्ट का नाम क्या है, न्यूक्लियर साइंटिस्ट या इंजीनियर, उसका घर कहाँ पर है, उसका लेबोरेटरी कहाँ पर है, वो घर से ऑफिस कितने बजे आता है, शाम को ऑफिस से घर कितने बजे जाता है। और फिर इसी इनपुट का इस्तेमाल इजराइल और अमेरिका भविष्य में, निकट भविष्य में करते हैं ईरानियन साइंटिस्ट को मार देने के लिए, या ईरान में जब वो न्यूक्लियर ठिकानों पर हमला करते हैं। तो ईरान अपनी तरफ से शायद कुछ नरमी दिखा रहा है। आईएईए की टीम विजिट करे, ये पहला कदम होगा। जी जी।
ठीक है, मनोज कुमार जी, मैं आपके पास यहाँ पर आना चाहूँगी। सर, अभी बहुत सारी छोटी छोटी ऐसी चीज़ें हैं जिन पर कहीं ना कहीं पेच फंसा हुआ है, मतलब क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है, चाहे बातचीत को लेकर हो या फिर सीज फायर को लेकर हो, तो पेच कहीं ना कहीं फंसा हुआ है। तो क्या इन सब में कब तक क्लैरिटी मिल सकती है, या फिर आने वाले समय में स्थिति और ज़्यादा खराब होगी या वर्स्ट होती नजर आएगी? आपको क्या लगता है सर? देखिए दीपाली जी, एक चीज तो हम सब देख रहे हैं कि जी। इस पूरे डील ने ईरान को अंतर्राष्ट्रीय प्लेटफॉर्म पे एक लेजिटिमेशन मिला है। इसको पूरा वर्ल्ड इस चीज को मान रहा है, पूरा वर्ल्ड के मीडिया, जितने थिंक टैंक हैं, सब ये देख रहे हैं कि ईरान ने जिस तरीके से अपने डिप्लोमेसी के माध्यम से अमेरिका को कॉर्नर किया पूरे वर्ल्ड के सारे देशों के साथ, वो उसकी एक विक्ट्री है। और आप देख सकते हैं कि दोनों देश आपस में बातचीत भी कर रहे हैं, डिप्लोमेसी के माध्यम से बिल्कुल। एक दूसरे को लेके बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन एक दूसरे पे ऊपर दबाव ही बनाने का प्रयास कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं एक तरीके से इस पूरे इन दोनों के संबंधों में एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण बन रहा है। क्योंकि देखिए, जब कोई भी युद्ध समाप्त होता है और जब बातचीत होती है तो हर देश देखता है कि हमें क्या मिला और क्या गेन हुआ। तो आप देख सकते हैं कि ईरान ने जिस तरीके से इस पूरे जिस तरीके से उसके ऊपर जो अटैक हुए हैं, लगभग 14,000 अटैक किए गए हैं 40 दिनों में अमेरिका और इजराइल के द्वारा ईरान के ऊपर, उसके बावजूद भी खड़ा है। और शायद इसीलिए आप देख सकते हैं कि $300 बिलियन का जो उसको मुआवजा दिया जा रहा है, वो आप समझ सकते हैं कि उसकी आर्थिक जो स्थिति है किस तरीके से इंप्रूव होगी। दूसरा, जो न्यूक्लियर की बात अभी जो हम लोग कर रहे हैं, देखिए न्यूक्लियर को तो शुरू से बोल रहा है, लेकिन उसमें आप देख सकते हैं कि उसको ये भी कहा गया है कि आप न्यूक्लियर एक्टिविटी अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप कर सकते हैं। और दूसरा है कि परमाणु बम नहीं बना सकते। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है, जिस तरीके से उसके जितने फ्रोजन जो एसेट हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको भी खोलने की बात की गई है। तो आने वाला जो ये 50 दिन है, इस 50 दिनों में इन सब सारी चीजों को, शर्तों को ईरान चाहेगा कि वन बाय वन अमेरिका इस चीज को रिलीज करते जाए। और जैसे जैसे रिलीज करते जाएगा, आप देखिएगा आने वाले समय में उस बेल्ट में एक नया वर्ल्ड ऑर्डर हम सबको देखने को मिलेगा। क्योंकि हम सब जानते हैं कि जो गल्फ के देश है, अगर आप इन लोगों का हिस्टोरिकल देख लीजिए तो सिया सुन्नी का जो डिबेट है, और अभी जिस तरीके से इस पूरे क्राइसिस में अमेरिका जो सेफ्टी सुरक्षा दे नहीं पाया गल्फ के देशों के ऊपर, वो कहीं ना कहीं वहां पे आने वाले समय में एक जो ईरान की जो एक धमक है, जो ईरान का जो हेजेमोनियल जो एक नया राइजिंग होगा उस बेल्ट में, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है। और उसमें इजराइल और खास करके अब्राहम एकॉर्ड को भी अगर आप ध्यान में रख लीजिए तो ये एक बड़ा ही दिलचस्प होगा आने वाले समय में। लेकिन अभी की जो स्थिति है उसमें दोनों देश एक तरीके से आपस में डिप्लोमेटिक चैनल तो खोले हुए हैं, लेकिन एक दूसरे पे दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं, जिससे कि एक जो उनका जो पोस्चरिंग है सर, क्योंकि लगातार हम देख रहे हैं कि किस तरीके से ईरान अमेरिका पे, अमेरिका ईरान पे लगातार दबाव बनाने की पूरी कोशिश कर रहा है। और आप दोनों से हमने ये बात बखूबी समझी है, और आने वाली स्थिति कैसी हो सकती है इस पर भी हमने आज की इस खास चर्चा में डिस्कस किया है। फिलहाल के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर, आप दोनों हमारे साथ जुड़े और कीमती वक्त आप दोनों ने हमें दिया है। तो जैसे कि आज हमने बातचीत की अपने दोनों खास मेहमानों से और समझा कि इस समय अमेरिका क्या चाहता है, और ईरान की तरफ से जो हमला किया गया है, अमेरिका की तरफ से हमला किया गया, आने वाले समय में स्थिति कैसी बनेगी ये देखना होगा। लेकिन एक बात तो तय है कि आने वाले समय में जो स्थिति होने वाली है बहुत ज़्यादा तनावपूर्ण हो सकती है, लेकिन किस तरीके से इस पर काबू पाया जा सकता है ये देखना होगा। फिलहाल के लिए इस चर्चा में मेरे साथ बस इतना ही। देखते रहिए MH1 न्यूज़। मुझे इजाजत, नमस्कार।